आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखने के बाद से एक और प्रश्न दिया गया है तथा इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों का समझाइए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, पहले सिद्धांत के बारे में समझेंगे, उसके बाद से जो है प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ पर नोट कर लेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो पहले समझेंगे किसी माध्यम में तरंग संचरण की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। तो तरंग के चलने के लिए और तरंग के संचरण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए थे। और उन्होंने क्या क्या बात बताए थे, तो पहली बात है, जब किसी माध्यम में तरंग संचारित होती हैं तो वह उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम का जो तरंग चलते हैं तो वह उनके माध्यम के जो कण होते हैं वह कंपन करने लगते हैं। माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगार्ग कहलाता है। तो यहाँ पे तरंगार्ग की परिभाषा हाइगेंस साहब ने दिए थे। इन्होंने जब बताए थे कि जब किसी माध्यम में तरंग संचारित होती हैं तो उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगार्ग कहलाता है। दूसरी बात बताया गया था कि सभी जो तरंगार्ग होते हैं एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जो सभी दिशाओं में नई तरंगों को संचारित करता है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा नियम इनको लिख लेंगे। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में ये दूसरा नियम क्या बताए थे कि सभी जो तरंगार्ग होते हैं वह एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और सभी दिशाओं में नई तरंगों को संचारित करता है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगार्ग कहा जाता है। और तीसरी जो बात बताए थे, तो तीसरी बात को यहाँ नोट कर लेंगे, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींचे तो पृष्ठ पर उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो है तीन इनका जो है नियम को समझना है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत। तो इस नियम को पहले लिख करके 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझिए। पहले हाइगेंस साहब ने क्या किए थे, तो यहाँ पर एक लेंस लिए थे। यहाँ पर क्या लिए थे, एक लेंस लिए थे और इस पे प्रकाश की किरणों को क्या किए थे, आपतित किए थे। अब ये प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, झुक करके जाती हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहा गया है, प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आया है और यहाँ से आ करके जो है यहाँ से भी क्या हो गया है, विक्षेपित तो हो गया है। अब विक्षेपित तो होने के बाद से यहाँ से जो एक कोण बना, यहाँ पर जो है अभिलंब डाला गया और यहाँ से भी एक अभिलंब यहाँ पे डाला गया। यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। कितना अंश का, 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। और इस कोण का नाम रखे आई और इस कोण का नाम रखे आर। और यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आती हैं इस किरण का नाम क्या रखा गया, आपतित किरण। और प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जो है जाती हैं तो उस प्रकार के किरण को अपवर्तित किरण
कहा जाता है। अब यहाँ पे नाम रखा जाएगा, इसका नाम ए है, इसका नाम ए डैश है और इसका नाम बी है और इसका नाम जो है बी डैश है। तो पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या-क्या घटना घटा है। प्रकाश की किरणें आया है और टकरा करके विक्षेपित हुआ है। यहाँ भी प्रकाश की किरणें आया है और टकरा करके विक्षेपित हुआ है और यहाँ से अभिलंब डाला गया है और यहाँ से भी अभिलंब डाला गया है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ दो माध्यम है। पहली माध्यम में चली गई, यहाँ पे दूरी निकालेंगे, दूसरी माध्यम में चली गई दूरी निकाला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहली माध्यम में चली गई दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है? तो पहली माध्यम में चली गई दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। चाल गुणे समय। तो यहाँ पे लिख लेंगे चाल को यहाँ पे लिखेंगे v1, पहली माध्यम को चाल को v1 से और समय इसमें क्या रहेगा? t रहेगा। तो यहाँ चाल v1 t हो गया और यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि माना पहली माध्यम में चाल v1 और दूसरी माध्यम में चाल क्या है? v2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन और, माना पहली माध्यम में चाल क्या है? v1 तथा दूसरी माध्यम में चाल v2 है। क्या है? v2 है। पहली माध्यम में चाल क्या है? v1 है और दूसरी माध्यम में चाल क्या है? v2 है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, लेकिन आप सभी विद्यार्थी नीचे लाइन से लिख लीजिएगा कि माना पहली माध्यम में चाल v1 और दूसरी माध्यम में चाल क्या है? v2 है। तो पहली माध्यम में चली गई दूरी सूत्र होगा चाल गुणे समय। चाल को v1 से दिखाएंगे और समय को t से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो चाल निकला पहली माध्यम में क्या निकला? यहाँ पे लिखेंगे v1 और यह हो गया t। यह पहला माध्यम का जो है, यहाँ मानेंगे इसको पहला माध्यम और इसको दूसरा माध्यम मान लेंगे। तो यहाँ पर v1 t आ गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे दूसरी माध्यम में चली गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? पुनः लिखेंगे यहाँ पर चाल गुणे
समय होता है, चाल गुणे क्या होता है समय, तो दूसरी माध्यम में चाल क्या माना गया v2 और समय को t माना गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे v2 हो जाएगा और ये बन जाएगा t। ये दूसरी माध्यम में चाल आ गया v2 t आ गया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, बारी बारी से त्रिभुज को अध्ययन करेंगे। जैसे यह पहली त्रिभुज अगर देखा जाए तो ऊपर वाला त्रिभुज का नाम है a है और यह a डैश है और यह b है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी ए डैश। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश में। अब यहाँ पर त्रिभुज जब प्रयोग कर लेंगे, कौन सा त्रिभुज प्रयोग किए, त्रिभुज ए बी ए डैश में। अब यहाँ पे सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या है, कर्ण। ये सूत्र किसका है, तो साइन थीटा का सूत्र है। दूसरे लाइन से लिखेंगे साइन हो जाएगा और यहाँ पे कोण क्या बना है, थीटा की जगह, मतलब इसमें त्रिभुज में कौन सा कोण बना है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोण आई कोण बना है। तो इसलिए थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे लिखेंगे आई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लंब देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे थीटा से अगर देखा जाए, मतलब आई से देखा जाए, तो ये सामने वाली भुजा ये लंब होगा। सामने हमेशा कोण वाला का कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती हैं। तो यहाँ से ये लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। ए डैश क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब के जगह पर क्या लिखेंगे, तो लंब के जगह पे लिखेंगे v1 t हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे ए डैश हो जाएगा। समीकरण नंबर बन जाएगा 1, मतलब पहला त्रिभुज जो है प्रयोग हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, यह लंब का मतलब और यह कर्ण का मतलब। इस त्रिभुज में लंब यह है और आधार यह है, कर्ण यह है। तो लंब के स्थान पे v1t और जो है और कर्ण के स्थान पर ए डैश का प्रयोग किया गया। अब इस त्रिभुज में हम लोग आएंगे, त्रिभुज का नाम है ए डैश और क्या है बी डैश है। तो अब इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे और यहाँ से इसमें भी साइन का प्रयोग करेंगे। तो यह आर है, कोण कितना बना है आर, और आर वाला सामने वाला भुजा लंब यह हो जाएगा, लंब है, आधार है और यह कर्ण पुनः इसमें भी बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए है और क्या है बी डैश है और ए डैश में। अब यहाँ दो त्रिभुज बना था, एक ऊपर प्रयोग कर लिए और एक नीचे भी प्रयोग किया गया। पुनः ऐसे लिखेंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या है कर्ण होता है। किसका सूत्र है, साइन का। अब यहाँ पे जो है साइन हो जाएगा और यहाँ थीटा के जगह पर, मतलब थीटा के जगह पे क्या बना है, तो यहाँ थीटा के जगह पे देख सकते हैं कोण क्या बना है, तो कोण आर बना है। तो यह थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोण आर हो जाएगा, बराबर हो गया। लंब के जगह पे क्या था, v2 था और t था, बटा हो जाएगा। और कर्ण क्या था, ए डैश था। बन गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब ये दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है भाग किया जाएगा। और जब भाग करेंगे तो दोनों का अनुपात बटा बन जाएगा और जो है सिद्ध जो है कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ भाग दे दिया जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था, साइन था, आई था, बटा था, और समीकरण 2 क्या था, साइन आर था, बराबर हो गया। और समीकरण 1 में क्या था, v1 t था, बटा ए डैश था, बटा, और यहाँ का हो जाएगा v2 t हो जाएगा, बटा ए डैश हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। भाग देने में दोनों ये सेम आ गया, a1 a2 ए डैश जो है दोनों सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे साइन आई बचेगा, बटा साइन आर बचेगा, बराबर ऊपर क्या है v1 बटा v2।
अब V1 बटा V2 को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले माध्यम का यह चाल है, दूसरे माध्यम का चाल है। तो आप लोग पढ़े होंगे N बराबर पढ़े होंगे C बटा V, मतलब प्रकाश का चाल और माध्यम का चाल के अनुपात को क्या कहा गया है? अपवर्तनांक कहा गया है। तो यहाँ चाल के जगह पे V1 है और यह चाल के जगह पे V2 है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, अगला लाइन लिखेंगे साइन I बटा क्या हो जाएगा? साइन R बराबर, अब यहाँ पर V1 बटा V2 हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा इस नियम से। n बस C बटा V है, तो यहाँ C मतलब चाल है, ये भी चाल है, यह V1 है, V2 ये भी चाल है, इसलिए 1n2 यहाँ पर बना लेंगे इसके सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पर जो साइन I बटा साइन R बराबर 1n2 आ गया, यह स्नेल ने क्या कहे थे कि साइन I बटा साइन R बराबर 1n2 के जगह पे उन्होंने बताए थे नियतांक। क्या बताए थे? नियतांक। तो यह सूत्र का जो है व्याख्या हो गया, किनके माध्यम से हुआ? तो स्नेल के माध्यम से जो है इस सूत्र का व्याख्या किया गया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नीचे लिखेंगे आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या और लिख लेंगे और अपवर्तन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। सिद्ध हो गए। यह हाइगेंस साहब के द्वारा जो है अपवर्तन की यह क्या हुआ? व्याख्या हुआ। लिखेंगे यहाँ पर यही हाइगेंस द्वारा अपवर्तन की व्याख्या हुआ, अपवर्तन की व्याख्या हुआ। अब अगला जो प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए। प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर आपको पहले बताना है और अंतर के बाद से यंग के द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। मतलब द्विझिर्री प्रयोग में जो व्यतिकरण की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई का केवल आपको व्यंजक लिखना है, सूत्र का निगमन नहीं करना है। केवल आपको व्यंजक का जो है सूत्र क्या है उस सूत्र के बारे में आपको बताना है तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव को समझाइए। तो इसमें भी जो है 2-3 प्रश्न को ज्वाइंट किया गया है। तो 3 प्रश्न को जो है कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में पहले अंतर समझेंगे, उसके बाद पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखेंगे और उसके बाद प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव को जो है समझाया जाएगा। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, दोनों में अंतर क्या है? कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है अंतर। तो अब यहाँ 2 कॉलम जो है पहले बना लेंगे। पहला कॉलम में व्यतिकरण, दूसरे कॉलम में जो है क्या लिखेंगे? विवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे व्यतिकरण और दूसरे कॉलम में लिखेंगे विवर्तन और बीच में जो है क्या रहेगा? यहाँ से 2 कॉलम खींच लेंगे। अब पहला जो लिखेंगे, पहला इसमें क्या अंतर है? तो पहला अंतर जो है क्या है? तो कुछ बिंदुओं पे जो प्रगामी तरंग होती हैं उसकी तीव्रता क्या होती हैं? अधिक होती हैं। कुछ बिंदुओं पे प्रगामी तरंग की तीव्रता कम होती हैं या क्या होती हैं? शून्य होती हैं। इस घटना को क्या कहा गया है? व्यतिकरण कहा गया है। यहाँ लिखेंगे कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता
तरंग की तीव्रता अधिक होती हैं, अधिक होती हैं तथा कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता कम या शून्य होती हैं, उसे व्यतिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। कितना आसान है। और इसमें लिखेंगे, पहला इसमें हो जाएगा प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध अथवा छिद्रों के किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। कितना आसान है। क्या है? प्रकाश तरंगों के किसी अवरोध अथवा छिद्र किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती हैं। अब दूसरा अंतर समझेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है? इसमें सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती हैं। समान मतलब बराबर, समान होती हैं। और इसमें लिखेंगे दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती हैं। तो इसमें समान होती हैं और इसमें क्या होती हैं? समान नहीं होती हैं। अब इसका जो है तीसरा अंतर समझ लेंगे। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती हैं। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई
चौड़ाई क्या होती हैं? समान होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई जो है समान नहीं होती हैं। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई चौड़ाई समान नहीं होती हैं, चौड़ाई जो है समान नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। तो यह जो है 3 अंतर जो है बताया गया। तीनों अंतर जो है सरल भाषा में बताया गया, जिससे आपको तुरंत जो है क्या अंतर याद हो जाए। अंतर लिखने के बाद अब की अगला क्वेश्चन क्या है? यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण की पट्टियों की चौड़ाई का क्या सूत्र है? अब सूत्र को यहाँ समझेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों के चौड़ाई का सूत्र। तो लिखेंगे यहाँ पर पट्टियों के व्यतिकरण जो पट्टी है उस पट्टी के चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे व्यतिकरण पट्टियों के चौड़ाई का सूत्र है, पट्टियों की चौड़ाई का सूत्र। और चौड़ाई का सूत्र क्या है? तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई का सूत्र बराबर बनेगा, और सूत्र को यहाँ समझेंगे सूत्र क्या बनता है। तो सूत्र याद है रखिएगा, लेमडा डी बटा डी होता है। अब यह जो है व्यतिकरण के चौड़ाई का यह सूत्र हो गया लेमडा डी बटा डी। अगर यहाँ बताया जाए कि लेमडा का नाम क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ लेमडा का नाम क्या है, तो लेमडा का नाम प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। क्या नाम है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। लेमडा का नाम प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। और बड़ा डी का नाम क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर बड़ा डी का नाम हो जाएगा पर्दे के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा? पर्दे के बीच की दूरी है, पर्दे के बीच दूरी, यह बड़ा डी का नाम हो जाएगा पर्दे के बीच की दूरी। और छोटा डी का नाम क्या है? तो छोटा डी का नाम हो जाएगा झिर्रियों के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? झिर्रियों के बीच की दूरी। तो झिर्रियों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ सबका नाम पहले नोट कर लेंगे कि लेमडा का नाम क्या है, और जो है बड़ा डी का नाम और छोटा डी का नाम क्या है? झिर्रियों के बीच की दूरी। तो यह जो है सबका नाम नोट हो गया। अब इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, और ये प्रश्न और क्या है? और अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव को समझाइए। तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव को समझाना है, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे हेडिंग, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का प्रभाव, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का प्रभाव। क्या प्रभाव है होगा? तो यहाँ पर व्यतिकरण में जो है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ क्या प्रभाव होगा? अब यहाँ पे प्रभाव के बारे में जब लिखेंगे तो लिखेंगे जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लेमडा जितनी अधिक होती है उतनी पट्टियों की चौड़ाई अधिक होता है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लेमडा जितनी अधिक होंगे उतने ही पट्टियों की चौड़ाई अधिक होंगी। पट्टियों की चौड़ाई क्या होंगे? अधिक होगी। तो यहाँ पर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रभाव के बारे में क्या समझेंगे कि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य लेमडा है जितनी अधिक होती हैं उतनी पट्टियों की चौड़ाई अधिक
होगा। तो इसमें 2 प्रश्न था, तो दोनों प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। तो यह जो है खंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर जो है अगला जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिघटना और किस प्रकृति की पुष्टि करती है, और इसको जो है अगले भाग के वीडियो में इसको हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।